नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। आज शुरुआत में ही बाजार ने जोरदार गिरावट दिखाई, जहां सेंसेक्स 600 से ज्यादा पॉइंट टूट गया और निफ्टी भी 200 से ज्यादा पॉइंट गिरकर लगभग 1% नीचे बंद हुआ। पूरा दिन मार्केट बस नीचे ही फिसलता रहा और 26,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देना सबसे बड़ा नेगेटिव सिग्नल माना जा रहा है। सुबह से लेकर मार्केट बंद होने तक एक बार भी हरा रंग देखने को नहीं मिला। ओपनिंग भी पिछले क्लोज से नीचे हुई और दिन का हाई भी पिछले क्लोजिंग के नीचे ही रहा, जिससे साफ दिख रहा था कि बिकवाली शुरू से ही हावी थी। इस गिरावट की मार सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो वाले निवेशकों पर पड़ी, जिनके पास मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा हैं। उनके पोर्टफोलियो में 10 से 40% तक की गिरावट अब साफ दिखाई देने लगी है। आज के दिन भी मिड कैप में करीब 1.25% और स्मॉल कैप में लगभग 2.5% तक की गिरावट आ गई। लगभग हर इंडेक्स में लाल निशान छाया रहा, चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, निफ्टी 100 हो या माइक्रो कैप 250, कहीं भी हरापन खोजने पर भी नहीं मिला। यहां तक कि सेक्टर्स में भी ऑटो, एफएमसीजी, फाइनेंस, मीडिया, पीएसयू बैंक्स और रियल्टी सब में गिरावट देखने को मिली। अगर तुलना करें तो आईटी और फाइनेंस सेक्टर बाकी सेक्टर्स के मुकाबले कम टूटी और इसी वजह से इंडेक्स और ज्यादा नहीं टूटा, वरना मार्केट की गिरावट और भी भारी हो सकती थी। पूरे बाजार में 3200 से ज्यादा स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, जिनमें से 2500 से ज्यादा स्टॉक्स लाल थे। लगभग 429 स्टॉक्स 52 वीक लो पर पहुंच गए और 138 स्टॉक्स में लोअर सर्किट लग गया, जो बताता है कि मार्केट में घबराहट बहुत ज्यादा थी। अब सवाल उठता है कि इतनी गिरावट आखिर क्यों आई। ग्लोबल मार्केट्स देखकर तो कोई भी बड़ी नेगेटिव वजह नहीं दिखती। अमेरिकी बाजार, यूरोपियन मार्केट्स और एशियन मार्केट्स, कहीं भी ऐसा प्रेशर नहीं था जो इस गिरावट को जस्टिफाई करे। अमेरिका, नास्डैक फ्यूचर्स, यूरोपियन इंडाइसेस, हर जगह माहौल नॉर्मल था। चाइना जापान टेंशन का भी कोई बड़ा असर बाकी एशियन मार्केट्स पर नहीं दिखा, लेकिन इसके उलट भारत में मार्केट लगातार टूटता गया, जो सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट रहा। ऐसे में लोग सीधे ट्रेड डील की ओर उंगली उठाते हैं। अमेरिका की टीम 10 से 12 तारीख को इंडिया आ रही है और बातचीत जारी है, लेकिन कोई भी नेगेटिव खबर नहीं आई है। एक रिपोर्ट में ये जरूर बताया गया कि अगर ट्रेड डील फेल होती है तो रुपया और कमजोर हो सकता है, जिससे निवेशकों में बेचैनी बढ़ जाती है। एफआईआईज का लगातार बिकवाली करना भी बड़ी वजह है। दिसंबर में भी एफआईआईज ने भारी मात्रा में शेयर बेचे थे। पिछले हफ्ते आरबीआई के पॉजिटिव फैसले के कारण थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन आज की गिरावट देखकर लगता है कि एफआईआईज ने फिर से भारी सेलिंग की होगी। रुपया भी फिर से 90 के ऊपर पहुंच गया, जो मार्केट के लिए नेगेटिव है। रुपया जितना कमजोर होता है, एफआईआईज उतना ही असुरक्षित महसूस करते हैं और बिकवाली बढ़ा देते हैं, जिससे इंडेक्स फिर नीचे खिसकने लगता है। जब तक इंडिया यूएस ट्रेड डील क्लियर नहीं होती, तब तक मार्केट ऊपर जाता भी है तो टिक नहीं पाता। 26,000 के ऊपर हम कई बार गए, लेकिन हर बार अनिश्चितता की वजह से वापस नीचे आ जाते हैं। ट्रेड डील सिर्फ मार्केट को ऊपर नहीं भेजेगी, बल्कि अनिश्चितता दूर करेगी। रुपया थोड़ा मजबूत होगा और एफआईआई के अंदर थोड़ा भरोसा आएगा। लेकिन डील क्या शर्तों पर होगी, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर फायदा दूसरी तरफ ज्यादा हुआ तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। डिफेंस डील से जुड़े कुछ विषयों पर भी अभी भारत और रूस के बीच बात नहीं हुई है, क्योंकि फिलहाल फोकस पूरी तरह ट्रेड डील पर है। यही वजह है कि मार्केट इतना सेंसिटिव हो चुका है कि हर छोटी सी खबर पर रिएक्ट कर रहा है। एलआईसी के ओएफएस का दूसरा दिन चल रहा है और सरकार इस बिक्री से लगभग 18,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। पहले दिन भी नॉन रिटेल हिस्से में करीब 100% से ज्यादा बुकिंग हो गई थी, जो दिखाता है कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से जबरदस्त मांग थी। रिटेल और कर्मचारियों को इस बार 5% का डिस्काउंट दिया गया है, जिससे छोटे निवेशकों को भी अच्छा मौका मिला है। आज के दिन एलआईसी के स्टॉक में लगभग 5% की गिरावट देखी गई, जो आमतौर पर ओएफएस खुले होने के दौरान प्राइस प्रेशर की वजह से होता है। स्पाइसजेट के शेयर में लगभग 13% का उछाल देखने को मिला, क्योंकि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार दिखाया है। हालांकि राजस्व में थोड़ी कमी थी, लेकिन ईंधन खर्च और अन्य लागतें घटने से कंपनी का एबिटा मार्जिन बेहतर हुआ है। पिछले कई महीनों के बाद कंपनी ने पहली बार ऑपरेशनल स्तर पर सुधार दिखाया है, जिससे निवेशकों में थोड़ी उम्मीद जगी है। लेकिन स्पाइसजेट अभी भी कर्ज बकाया भुगतान, पुराने केस और लीज रेंट के दबाव में काम कर रही है।
इंडिगो की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इंजन सप्लायर प्राट एंड विटनी की दिक्कतों की वजह से उसके 70 से 80 एयरक्राफ्ट बार बार ग्राउंड हो रहे हैं, जिससे पिछले 6 दिनों में 2000 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल करने पड़ी हैं और कई बड़े एयरपोर्ट्स पर अव्यवस्था बढ़ गई है। कंपनी इसका हल 2 तरीकों से निकाल रही है। एक, नए एयरबस मॉडल्स की डिलीवरी तेज कराने और ग्राउंडेड प्लेन्स को फेज वाइज सर्विस में वापस लाने पर जोर दिया जा रहा है। दूसरा, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए नई पार्टनर एयरलाइंस के साथ कोड शेयर और इंटरलाइन एग्रीमेंट्स की तैयारी। ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक लगातार 7 दिनों से गिर रहा है और आज भी 4% टूटकर अपने पोस्ट लिस्टिंग हाई 157 रुपये से करीब 80% नीचे और आईपीओ प्राइस 76 रुपये से भी 50% नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले 25 ट्रेडिंग सेशंस में सिर्फ 5 सेशंस में बढ़त मिली है। कंपनी ने 4680 भारत सेल पर चलने वाले वाहनों की मास डिलीवरी शुरू की है, लेकिन कमजोर बिक्री के चलते कमाई का अनुमान घटाकर 3000 से 3200 करोड़ कर दिया गया, जो पहले 4200 से 4700 करोड़ था। टाटा कैपिटल को हाल ही में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कवरेज में शामिल करते हुए एड रेटिंग और 360 रुपये का टारगेट दिया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 11% संभावित बढ़त दिखाता है। कंपनी अब भारत की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है, जिसका लोन बुक Q2 में 2.44 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है और इसमें 61% हिस्सा रिटेल लेंडिंग का है। 2025 से 2028 के दौरान ग्रॉस लोन में 21% CAGR और EPS में 29% CAGR का अनुमान है। खासकर टाटा मोटर्स फाइनेंस के टर्नअराउंड से लेवरेज में सुधार हो रहा है। कंपनी का ROE 2025 के 12.5% से बढ़कर 2028 तक 15.7% तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि स्टॉक अभी आईपीओ प्राइस 326 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है। JSW पोर्ट लॉजिस्टिक्स ने बताया है कि उसने JSW शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स के साथ एक बड़ा समझौता किया है, जिसके तहत कंपनी 3 रेल लॉजिस्टिक्स कंपनियों को खरीदने जा रही है। ये तीनों कंपनियां हैं JSW रेल इंफ्रा लॉजिस्टिक्स, JSW मिनरल्स रेल लॉजिस्टिक्स और JSW साउथ रेल लॉजिस्टिक्स। इस डील में JSW पोर्ट लॉजिस्टिक्स इन तीनों कंपनियों की पूरी 100% हिस्सेदारी खरीदेगी और इसके लिए कुल कीमत करीब 1212 करोड़ तय की गई है, यानी पूरा कंट्रोल JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रुप कंपनी के पास आ जाएगा। डील पूरी होने के बाद ये तीनों कंपनियां JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टेप डाउन होली ओन सब्सिडरीज बन जाएंगी, यानी समूह का लॉजिस्टिक्स और रेल नेटवर्क काफी मजबूत होने वाला है, जिससे ऑपरेशंस और ट्रांसपोर्टेशन को और सिंक्रोनाइज करने में मदद मिलेगी। PSU बैंक्स में भी आज दबाव देखने को मिला है, जहां कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जैसे बड़े सरकारी बैंक 4% तक गिर गए हैं। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, जो 26 नवंबर को 8665 के हाई पर था, वहां से अब करीब 5.5% नीचे आ चुका है। इंडियन बैंक की गिरावट सबसे ज्यादा दिखी है, जो पिछले हाई से लगभग 5% नीचे है। आज इसके शेयर करीब 3% गिर रहे हैं और लगातार दूसरे दिन कमजोर कारोबार देखने को मिला है। बाजार में उम्मीद थी कि इंडियन बैंक को निफ्टी बैंक इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे सेंटिमेंट थोड़ा और बिगड़ा। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली है और स्टॉक लगभग 9% ऊपर चला गया है। कंपनी ने दसॉल्ट एविएशन के साथ एक नई स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट साइन की है, जिसके तहत वो फैल्कन 6X बिजनेस जेट के पूरे रियर फ्यूजलाज को भारत में बनाकर असेंबल करेगी। ये उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डायनामेटिक पहले ही फैल्कन 6X के रियर फ्यूल टैंक को सफलतापूर्वक इंडस्ट्रियलाइज कर चुकी है, जो अब कमर्शियल प्रोडक्शन में है और दसॉल्ट को सप्लाई भी हो रहा है। इससे कंपनी की क्षमता और विश्व स्तर पर भरोसेमंद एरोस्पेस सप्लायर के रूप में पहचान और भी मजबूत हुई है। कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज की सब्सिडियरी कैप्लिन स्टेराइल को US FDA से एसिटामिनोफेन इंजेक्शन के लिए फाइनल अप्रूवल मिल गया है। ये वही दवा है जो दर्द और बुखार को कम करने के लिए दी जाती है, खासकर उन मरीजों को जिन्हें इंजेक्शन फॉर्म में दवा की जरूरत होती है। IQVIA के मुताबिक अमेरिका में इस इंजेक्शन की बिक्री पिछले 12 महीनों में लगभग $86 मिलियन की रही है, जिससे ये प्रोडक्ट कंपनी के लिए अच्छी कमाई का मौका बन सकता है। सोमवार को कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज का शेयर मामूली गिरावट के साथ 1961 रुपये पर बंद हुआ। वेल्सपन कॉर्प की एसोसिएट कंपनी ईस्ट पाइप्स इंटीग्रेटेड कंपनी फॉर इंडस्ट्री, जो सऊदी अरब में लिस्टेड है, उसे सऊदी वाटर अथॉरिटी से स्टील पाइप सप्लाई करने का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग 1165 करोड़ रुपए का है और इसे 6 महीनों में पूरा किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि इस ऑर्डर का वित्तीय असर 2025-26 की चौथी तिमाही और 2026-27 की पहली तिमाही में देखने को मिलेगा। EPIC सऊदी अरब में HSAW स्टील पाइप्स की प्रमुख निर्माता है और विजन 2030 के तहत बड़े जल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एक्टिव योगदान कर रही है। बायोकॉन को लेकर चोला सिक्योरिटीज का मानना है कि कंपनी के शेयरों में अगले 1 साल तक दबाव रह सकता है। रिसर्च हेड धर्मेश कांत ने कहा कि बायोकॉन कई सालों से मार्केट की हाई उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ पिछले दशक में सिर्फ 9 से 10% के आसपास रही है और रिटर्न रेशियो भी कमजोर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स के साथ हाल ही में हुआ मर्जर भी तुरंत फायदा नहीं देगा,
क्योंकि ये ईपीएस को डाइल्यूट कर रहा है और कंपनी पर कर से जुड़ा खर्च भी बढ़ा है। उनके मुताबिक सिनर्जी के फायदे दिखने में 1 साल से ज्यादा लग सकता है और डबल डिजिट ग्रोथ वापस आए बिना स्टॉक में सुधार मुश्किल है। ईएमएस सेक्टर पर भी उन्होंने सतर्कता जताई है, खासकर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और एम्बर एंटरप्राइजेज जैसे बड़े नामों पर। उनका कहना है कि बिजनेस का माहौल धीमा हुआ है, वैल्यूएशन महंगे हैं। अगर एल&टी इस सेक्टर में आ गया तो मुकाबला और बढ़ जाएगा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए तो चीन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मंजूरी ही आगे बढ़ने की कुंजी है, क्योंकि एसी के कंप्रेसर की तकनीक अभी भी भारतीय निर्माताओं की पहुंच। एल&टी के बोर्ड ने अपनी रियल्टी बिजनेस को स्लम सेल के जरिए पूरी तरह उसकी सब्सिडरी एल&टी रियल्टी प्रॉपर्टीज लिमिटेड में ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला 8 दिसंबर 2025 को ओमान में हुई बोर्ड मीटिंग में लिया गया और इसे ऑडिट कमेटी व इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के सिफारिशों के बाद ही मंजूरी मिली है। केन्स टेक्नोलॉजी का शेयर अक्टूबर के 7,800 के हाई से अब तक लगभग 50% गिरकर 3,851 पर आ गया है। सिर्फ 5 दिनों में 28.5% और 1 महीने में 40% की गिरावट हुई है। मिड कैप स्मॉल कैप कमजोरी और हाई वोलेटिलिटी के बीच जिन निवेशकों ने 5,000 से 7,000 पर खरीदा था, उनके पोर्टफोलियो में 30 से 40% तक की गिरावट दिख रही है। कंपनी ने आज 4:26 पर बीएसई पर अपडेट जारी कर साफ माना कि स्टैंडअलोन रिपोर्ट में गुडविल, रिसीवेबल्स और एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग में गलती हुई थी। इसी वजह से ऑडिटर बदलने का फैसला लिया गया है और मैनेजमेंट ने इंटरनल रिपोर्टिंग मजबूत करने और ऑटोमेटेड चेक्स लगाने की बात कही है। कोटाक की रिपोर्ट के बाद मुद्दा हाईलाइट हुआ, लेकिन स्टॉक का 50% टूटना ओवर रिएक्शन माना जा रहा है, क्योंकि सेक्टर तेजी से बढ़ रहा और कंपनी डेट फ्री है तथा लगभग 1,000 करोड़ की कैश रिजर्व रखती है। पिछले 3 सालों में इसने 416% रिटर्न दिया है और प्रॉफिट ग्रोथ 60% से 95% CAGR तक रही है। टेक्निकली स्टॉक 3,700 के मजबूत सपोर्ट के पास है और RSI 8 से 9 पर पहुंच गया है, जो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन है। अगर ये सपोर्ट टिक गया तो 4,000 के रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही शार्प रिबाउंड की संभावना बनती है। इसलिए पैनिक सेलिंग से बचकर सिर्फ होल्ड और ऑब्जर्व की रणनीति बेहतर मानी जा रही है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में काम करने वाली BCPL रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ने NSE पर लिस्टिंग के लिए आवेदन कर दिया है। कंपनी अभी सिर्फ BSE पर लिस्टेड है और NSE पर आने से शेयर की लिक्विडिटी और निवेशकों का दायरा बढ़ सकता है। BCPL रेलवे के लिए 25 kV ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम और ट्रैक्शन सबस्टेशन बनाने में विशेषज्ञ है, जो ट्रेनों को बिजली सप्लाई और पावर प्रबंधन संभालते हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। हाल ही में BCPL को 325.80 मिलियन रुपए का इलेक्ट्रिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कुल मिलाकर 412 मिलियन रुपए से ज्यादा के नए ऑर्डर बुक में जुड़ चुके हैं, जिससे कंपनी के ग्रोथ का मोमेंटम मजबूत बना हुआ है। ट्रांसरेल लाइटिंग को बड़ा ऑर्डर मिला है, जो कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 8 दिसंबर की फाइलिंग के मुताबिक कंपनी को 822 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं, जिनमें GCC रीजन में 400 kV ट्रांसमिशन लाइन का एक बड़ा टर्न की EPC प्रोजेक्ट शामिल है। इन नए कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ 2026 तक कंपनी का कुल ऑर्डर इनफ्लो 5,110 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। कंपनी ने बताया कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों से मांग मजबूत है और 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की L1 स्थिति भी बनी हुई है, जिससे आने वाले महीनों में और नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद बढ़ती है। इंडसइंड बैंक ने बताया कि गणेश शंकरन बैंक में होलसेल बैंकिंग ग्रुप के नए हेड के रूप में जुड़ रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी बैंक की पूरी होलसेल बैंकिंग रणनीति और उससे जुड़े संचालन को आगे बढ़ाने की होगी, जिससे इस सेगमेंट में बैंक अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। ICICI बैंक ने कहा है कि वो ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अतिरिक्त 2% हिस्सेदारी खरीदेगा, जिसके लिए बैंक ने प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स के साथ शेयर खरीदने का अग्रीमेंट किया है। इस खबर के बीच ICICI बैंक का शेयर सोमवार को हल्की गिरावट के साथ लगभग 1387 रुपये पर बंद हुआ। सीमेंस लिमिटेड ने घोषणा की है कि वो अपने लो वोल्टेज मोटर्स और गियर्ड मोटर्स बिजनेस को इनोमोटिक्स इंडिया को बेचेगा, जिसकी एंटरप्राइज वैल्यू 2200 करोड़ रुपए तय की गई है। ये डील कैश फ्री और डेट फ्री आधार पर होगी और जून 2026 तक पूरी होने की संभावना है, जो आगे मिलने वाली CCI और अन्य रेगुलेटरी मंजूरियों पर निर्भर करेगी। टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस पर एम्बिट कैपिटल ने नई कवरेज शुरू करते हुए इसे बाय रेटिंग दी है, क्योंकि कंपनी के पास CV मार्केट में मजबूत लीडरशिप है और आईवेको डील के बाद ग्लोबल एक्सपेंशन के मौके भी बढ़ रहे हैं। एम्बिट का कहना है कि बेहतर ऑपरेटिंग लीवरेज, मजबूत EBITDA ट्रेंड और रणनीतिक रीस्ट्रक्चरिंग इस बिजनेस को लंबे समय में और मजबूत बना सकते हैं। ब्रोकरेज के मुताबिक टाटा मोटर्स CV लगभग 6% वॉल्यूम शेयर और 42% रेवेन्यू शेयर के साथ मार्केट में सबसे आगे है और इसी वजह से इसे एक प्योर CV प्ले के रूप में देखा जा रहा है।
एम्बिट का अनुमान है कि 2025 से 2028 के बीच कंपनी 6% रेवेन्यू और 8% एबिडा CAGR दिखा सकती है। अडानी एंटरप्राइजेस के 25,000 करोड़ रुपए वाले राइट्स इश्यू में पिछले 2 दिनों में अचानक बड़ी तेजी से सब्सक्रिप्शन बढ़ा है और लगभग 49% बोलियां सिर्फ इन 2 दिनों में आई हैं। राइट्स एंटाइटलमेंट की कीमत भी 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच करीब 11% चढ़कर 430 रुपए तक पहुंच गई, जिससे मार्केट में इस इश्यू को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। कंपनी का शेयर पिछले 2 दिनों में लगभग 3.45% बढ़ा। हालांकि सोमवार को इसमें हल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखी और स्टॉक लगभग 2% नीचे ट्रेड कर रहा था। राइट्स इशू को 1800 रुपये प्रति शेयर के डिस्काउंटेड प्राइस पर लाया गया है, जिसमें पार्टली पेड स्ट्रक्चर होने से निवेशकों पर तुरंत फंडिंग का दबाव कम रहता है। मोतीलाल ओसवाल ने सुजलांग पर बाय रेटिंग बनाए रखी है और अनुमान लगाया है कि 2028 की अर्निंग के आधार पर यह स्टॉक लगभग 74 रुपये के स्तर तक जा सकता है। ये मौजूदा कीमत से करीब 43% ऊपर है और कंपनी की सुधरती वित्तीय स्थिति दिखाती है कि ये लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए वैल्यू क्रिएट करती रह सकती है। सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने कहा है कि निवेशकों के एजुकेशनल कंटेंट में अब लाइव मार्केट डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और सिर्फ पुराने यानी पास्ट डेटा को ही अनुमति दी जाएगी। उन्होंने माना कि सेबी के 2 अलग-अलग सर्कुलर्स में इस नियम को लेकर थोड़ी उलझन पैदा हो गई थी, जिसे अब जल्द ही साफ कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि रेगुलेशन में कोई ढील नहीं है और कई बार कंटेंट क्रिएटर्स सिर्फ समझ की कमी की वजह से गलतियां कर बैठते हैं। उन्होंने दोहराया कि किसी भी तरह की स्टॉक टिप या बिना रजिस्ट्रेशन वाली निवेश सलाह देना नियमों के खिलाफ है और इस पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। कार्यक्रम के दौरान सेबी ने पारवा नाम की एक नई एजेंसी लॉन्च की, जो रजिस्टर्ड एडवाइजर्स और एनालिस्ट्स द्वारा बताए गए पास्ट रिटर्न्स की स्वतंत्र रूप से जांच करेगी। इससे निवेशकों को पता चलेगा कि कौन सा रिटर्न क्लेम असली है और कौन सा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है।